हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2025 यूपी बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 4 मार्च को ऐसे ही आप लोगों का पेपर आने वाला है, सेम ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा विज्ञान का पेपर, क्योंकि ये बहुत ही वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड एग्जाम का बहुत वायरल पेपर है, ठीक है। कोड देख सकते हो 801 ZI, बहुत वायरल है। हर एक जिले के स्टूडेंट, यूपी के हर जिले के स्टूडेंट ये पेपर देख सकते हैं, क्योंकि हर जिले में आपका ये पेपर आने वाला है। ये बहुत वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सारा आप लोग तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी समझेंगे बहुत ही अच्छे से। और आप लोग ये जो पेपर का कोड है ये नोट कर लेना, और आप लोग जब पेपर दे कर आना ना, तो आप लोग बैठ के एक एक क्वेश्चन मिला लेना। सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप लोग बहुत ध्यान से देखना। और ये वीडियो जो है ना 1 घंटे के बाद डिलीट हो सकती है, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है और बोर्ड डिलीट कर सकता है। तो आप लोग ये जल्दी जल्दी नोट कर लो, और अगर डिलीट हो जाता है और आप नहीं नोट कर पाए, तो आप हमारे दूसरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना PDF, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये PDF किसी के पास शेयर मत करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी है 22 13 420, जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक है। नाम डाल देना, लाइक इट अमित गुप्ता, जो भी आप लोगों का नाम है, ठीक है। और रूल नंबर अपना डाल देना, क्योंकि ये चेक होगा, ठीक है, सबसे पहले। अब देखो आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और अगर आपको साइंस से डर लग रहा है ना, ये पेपर आपको 90% दिलाएगा, गारंटी है 90% आप लाओगे ये पेपर से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। और निर्देश जो है माय डियर स्टूडेंट, वो प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में आ और बा में विभाजित है। खंड आ प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर आपको भरना है। खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। खंड आ जो रहेगा वो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। खंड बा के लिए आपको प्यारी प्यारी कॉपियां दी जाएंगी, जिसमें आप लोगों को 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी जितनी आप भर पाते हो उतना भरना, ठीक है। ज्यादा लिखने की कोशिश करना। प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा है, ठीक है। और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ ही करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ करो। प्रत्येक खंड आपको नए पृष्ठ से आरंभ करना, नए पेज से, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, ये सामने लिखा हुआ है प्रश्न के सामने, ठीक है। एंड आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों से कीजिए, रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। देखो आपको अच्छे से चित्र बनाना है, ठीक है, और रासायनिक समीकरण भी देना है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन आप लोग ध्यान देना कि ये 4 मार्च का विज्ञान का वायरल पेपर है। यूपी बोर्ड के हर स्टूडेंट देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो देखो यहां खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसमें हमारा उपखंड का है। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा उपखंड का है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव देखो 1 नंबर के लिए, तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि किसी गोलीय दर्पण, ठीक है, तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर दर्पण वाला स्वभावता होगा। देखो एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, या अवतल दर्पण उत्तल लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल होगा। सबसे पहले जिसमें उत्तल है उसको तो गलत काट दो, क्योंकि उत्तल जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। अब बात आती है, तो सारे उत्तल को काट दोगे तो क्या बचेगा, दोनों अवतल, चाहे आपका लेंस हो या दर्पण हो ना, उसकी जो फोकस दूरी अवतल की होती है वो माइनस होता है। तो -25 है, इसलिए दोनों अवतल ही होगा। ध्यान रखना दोनों अवतल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, समझो। दूसरा क्वेश्चन देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे में हमारा जो अपवर्तनांक होता है 1.5, इसको भाग दोगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा सही हो जाएगा।
2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं, क्योंकि 10⁶ है और हमें 10⁸ लेना है, तो ये वाला हमारा सही है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वच्छ नामांकित प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? तो जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने बोर्ड एग्जाम के जो कॉपी है ना उसका पूरा सॉल्यूशन भी लिया है। देखो खंडबा और ये वर्णात्मक प्रश्न जो आपको कॉपी में लिखना है ना वो देख लो, पूरा सॉल्यूशन भी समझेंगे, ध्यान दो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझेंगे। यहां आप लोगों का जो होगा वो रेटिना पर बनता है, कहां बनता है? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, जब आप किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ाओगे तो मतलब ताप बढ़ाओगे तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है, अपवर्तन नहीं, घटता नहीं, और कम बढ़ता घटता नहीं, आपका बढ़ेगा, याद रखना बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत कोतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी है तो कैतली में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, देखो धारा अगर 3 गुनी है तो ऊष्मा हमारी 9 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी नहीं, 3 गुनी, 12 गुनी, 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आना? क्वेश्चन नंबर 5 सारा क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो है में फेरों की संख्या n है, तो n गुना पर कुंडली के केंद्रों पर फेरों की संख्या होगी। देखो कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर हमारा क्या होगा? n गुना अगर आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? मतलब n गुना बढ़ाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा? n गुना बढ़ता है, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दोगे, n गुना बढ़ता है, ना तो n गुना ना तो घटेगा, ना तो n स्क्वायर गुना घटेगा, ना तो हमारा अपवर्तित रहेगा, हमारा जो रहेगा वो सही है, n गुना बढ़ेगा। तो n से मल्टीप्लाई किया क्योंकि n गुना बढ़ाया तो n गुना बढ़ेगा, m गुना बढ़ाया तो m गुना बढ़ेगा, कुछ भी है, काफी आसान है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकती है? कौन सी एक परावैंगनी किरण है जो पृथ्वी पर आने से रोकती है? क्लोरीन प्रत या ओजोन प्रत या ऑक्सीकरण प्रत या फिर हाइड्रोजन प्रत? तो कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है हमारा ओजोन प्रत जो है वो क्या है? परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। और ओजोन प्रत का भी अपक्षय हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है उपखंड खा, उपखंड खा। ठीक है, उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है। देखो लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की। सबसे पहले देखो कि यहाँ Fe2O3 था, यहाँ 2Al था। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया, Al ने O3 को अपने साथ जोड़ लिया और F2 को बाहर कर दिया, तो मतलब यहाँ क्या हुआ? विस्थापित हुआ ना, तो जुड़ा तो है नहीं, वियोजन तो हुआ नहीं, 2 लोगों का नहीं, 1 लोगों का विस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप क्लासरूम में जाते हो, ठीक है, ध्यान से समझो, आप बैठे हो, सर ने कहा कि आप इस सीट से इस सीट पर जाओ, तो आपने इस सीट से इस सीट पर गए ना, तो आप क्या हुआ? विस्थापित हुए। ठीक है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो धावन सोडा का सबसे पहले आप लोग रासायनिक सूत्र कमेंट करो, रासायनिक सूत्र। ठीक है, और इसका जो मैं आपको नाम बता देता हूं तो वो होगा सोडियम कार्बोनेट। अब आपको रासायनिक सूत्र पता हो जाना चाहिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू पानी की मात्रा 10H2O, क्योंकि धोने में पानी ज्यादा लगता है तो इसलिए 10 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी की। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन की लेप क्यों होता है? क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 मार्च के साइंस के पेपर में यही पेपर आएगा, बहुत वायरल पेपर है। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है या टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? तो बताओ क्या है? टिन की अपेक्षा जो है वो जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, ध्यान रखना।
तो अधिक विक्रियाशील होने के कारण क्या करते हैं, जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। देखो जो भी हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, जो ऊपर होंगे वो कर लेंगे। तो एफ ही तो ऊपर है तो ये कर लेंगे, तो नहीं हमें बताना। जेडन भी ऊपर है तो ये कर लेंगे। सी यू जो है वो नीचे है तो ये नहीं कर पाएंगे। सी यू हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा होगा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह माय डियर स्टूडेंट। प्रोपेनल, नल में क्या है, अल जुड़ा हुआ है। अल का जो होता है वो CHO होता है। क्या होता है, CHO। ठीक है, CHO ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHO हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। अगला, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इनमें क्या है, 10 सहसंयोजक आवेश, 7 सहसंयोजक, 8 या 9। तो इसमें जो हो जाएगा 8 तो यही है, 2 ये, 10 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 10 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। ठीक है, 10। 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, और ये हमारा उपखंड गा है। ठीक है, क्या है ये, उपखंड गा। ठीक है, देखो यहां क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के हेतु आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी कि CO2 और तथा H2O, तो ये तो आवश्यक ही है। क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, ये सभी, मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज का जो परिवहन किसके द्वारा होता है, जल व खनिज का परिवहन। देखो जल व खनिज, जल का तो भैया परिवहन जाइलम के द्वारा ही होता है, ना तो फ्लोएम। फ्लोएम फूड का मज्जा द्वारा नहीं, रंध्र हमारा जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम। समझ गया, ये सारा 20 में 20 हमें ऑब्जेक्टिव करके आना, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम के पेपर में हमें आग लगा देना, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना, क्योंकि हमें साइंस में लाना है 95%। और मैंने हर एक चीज आप लोगों को पढ़ाया है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत सारा वायरल पेपर भी करा रहा हूं, ये बहुत वायरल पेपर है। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, पोषण से नहीं, उत्सर्जन से। हाँ ये सही है, उत्सर्जन से, क्योंकि वृक्क जो है एक मेन उत्सर्जी अंग है। क्या है, मेन उत्सर्जी अंग है। अगला 17 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थानों से क्या कहते हैं, दुर्मिका कहते हैं, या सिनेप्स कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बताओ। स्नेप्स ना, सही है, आप लोग जानते हो स्नेप्स। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे दुर्मिका तो नहीं है, तो दुर्मिका नहीं ही है। ठीक है, अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या लेशमीनिया में। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में नहीं, ईस्ट में। ठीक है, अगला, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। 9 नंबर, सॉरी 19 नंबर है। देखो एक आप लोगों ने देखा होगा ब्रायोफिल्म, यानी कि हम भी देखें अपने इधर, अजूबा की पत्ती कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से। अब उस पत्ती को तोड़ के कहीं भी लगा दो ना, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब पत्ती से ही क्या हो जाता है, बहुत सारे नए पौधे ब्रायोफिल्म बन जाते हैं। पुदीना नहीं, आलू नहीं, ब्रायोफिल्म जो है, जिसे हम लोग कहते हैं अजूबा। क्या कहते हैं, अजूबा। इसकी पत्ती छोटी सी भी कहीं लगा दो ना, आपका नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस प्रकार के पौधे को चुना था। किसे, टमाटर को नहीं, बैगन को नहीं, मटर को। हाँ मटर को, क्यों, क्योंकि इसमें 7 बीप्रियासी लक्षण होते हैं, इसलिए मंडल ने मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। देखो आप लोगों को 20 में 20 ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया होना होगा, मतलब आ गया होगा। इसमें से तो एक ऑब्जेक्टिव भी छोड़ के नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में। अब वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, कैसी कॉपी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, सब कुछ बताएंगे। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और इसमें आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या डाल के लिखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग पूरा सॉल्यूशन भी समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ, इसमें उपखंड का में, उपखंड का, और इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण, निवारण तथा आरेख खींचिए। सब कुछ बताएंगे, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, किरण आरेख भी बताएंगे। 4 में 4 नंबर आप लाओगे, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आओगे। देखो मैं आपको पूरा समझाता हूं। ठीक है, देखो ये हमारा है, सबसे पहले आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में खंड बा डालना, और ये है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है। ठीक है, कैसे लिखना है, देखो निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालना,
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, पूरा सॉल्यूशन समझो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मान लो एक आप यहां हो, ठीक है, और एक वस्तु रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, ठीक है, और एक यहां क्या लिखा हुआ है, टॉर्च, ठीक है, ये टॉर्च है। अब देखो, जब आप इधर की ओर देखोगे तो आपको ये बुक तो दिखाई देगा, लेकिन ये टॉर्च बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब भाई ये क्या है, ये आपसे दूर है, और ये क्या है, ये निकट है। तो क्या कहोगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अर्थात उसका जो दूर बिंदु है वो निकट पे आ जाएगा। जब ये दूर बिंदु निकट पे आएगा तभी वो निकट की वस्तु देख पाता है। तो अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होकर पास आ जाता है, और यह दोष 10 से 16 साल के बच्चों में ज्यादा होता है, और इलाज भी हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कभी कभी खतरनाक होता है। कारण देख लो, कारण आपको समझाते हैं। देखो, नेत्र का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जब इसकी वक्रता, देखो मान लो फोकस वक्रता त्रिज्या बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हो गया क्षेत्र तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं देख पाता दूर, ठीक है, इसलिए वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। फोकस दूरी कम हो गया तो वह वहीं तक देख पाएगा जहां तक उसकी फोकस दूरी जाएगी। तो यहां तक नहीं गई, यहीं तक आया तो यहीं तक तो देख पाएगा। मतलब कहने का है, जब आपकी फोकस दूरी कम हो गई तो दूर आपकी फोकस दूरी जाएगी नहीं। अब आपकी फोकस दूरी दूर नहीं जाएगी तो वस्तु को फोकसित नहीं कर पाएगी, तो हो गया इसीलिए। और दूसरा देखो, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। तो ये दोनों कारण हो गए। देखो, ये आपका एक और ये आंख है, ये प्रकाश की किरण आई यहां मिल गई, और यहां दूर वाले को नहीं, मतलब पास ही मिल गई। अब यही वस्तु देख पाता है, जबकि यहां मिलना चाहिए, तो ये नहीं देख पाता। इसीलिए तो यही तो दोष है। निवारण में, इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया ना, पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? अभी भी बता दो, ठीक है, नहीं होगा ना तो बस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बनाता है। बिंब से कितनी दूरी पर स्थित किरण आरेख के द्वारा खींची? 4 नंबर। तो अब आपको ये भी 4 नंबर का, अब मैं आपको इसी में पूरा सॉल्यूशन समझा दूं, कहो तो इसी में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझा दूं, या फिर मैं पार्ट 2 भी ले आऊं, मतलब इसका जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, वो लाऊंगा। बट चलो अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। तीसरा पूरा समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन, एक घंटा हो सकता है लग जाए, लेकिन पूरा समझा दूंगा। देखो, मैक्सवेल के दक्षिण आवर्त पेंच का नियम किरण आरेख द्वारा समझाइए, 4 नंबर। तो देखो, ये तीनों इतना ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये 4 इंटू 3, 3 क्वेश्चन की 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 12 नंबर 4 के उपखंडका में। एक 6 नंबर का आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने वाले न्यूनतम हुआ अधिकतम विचलन को रंगों का होता है। ये 6 नंबर का। नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है कि ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम का सत्यापन भी कीजिए चित्र के साथ। ठीक है, चित्र के साथ आपको सत्यापन भी करना है। तो चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं। पहले एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है वो हमारा दूसरा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है क्या क्या दिया है? दिया है क्या? एफ। एफ बराबर हमारा कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट? देखो, आपका 15 माइनस में रहेगा, क्योंकि ये क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, मतलब क्या है? अवतल लेंस है, तो उसमें माइनस होता है। तो ये हमें दिया है एफ, और प्रतिबिंब वी भी दिया हुआ है, कितना? -10 सेंटीमीटर, और यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो देख ही लिया है, अगर नहीं है पता है तो अभी देख लेना, मैं आपको पूरा सूत्र तो आप लोगों को पता है लेंस का। कितने बच्चों को पता है? 1/f बराबर 1/v और -1/u। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। अब अगर 1/u देखा जाए, ये -1/u है ना, मतलब -1/u है। तो अगर हम इसको इधर कर लें, मतलब इस चीज को इधर कर लें, तो 1/u इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर 1/v है, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1/f। और 1/u हमें ज्ञात करना है। तो देखो, v जो है वो कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ -10 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना? 1/15। ठीक है, और यहाँ 1/u बराबर इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? एलसीएम 15 ना, नहीं 30, एलसीएम 30। तो 3 माइनस में और प्लस 15 30, 2 प्लस में। ठीक है, 1/u बराबर ये हो जाएगा -1/30, और यहाँ से u बराबर जो मिलेगा वो -30 सेंटीमीटर।
तो वस्तु जो रखा हुआ -30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, बस लग गया। मतलब अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तब तो लगेगा। अतः जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है कि लेंस है, अवतल लेंस है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है। किरण आरेख भी तो बनाना पड़ेगा, तो देखो क्योंकि किरण आरेख भी कह रहा है तो यहां आप लोग स्केल की सहायता से ऐसे बना लेना एक अवतल लेंस, ठीक है। मुख्य अक्ष, देखो यहां से जो है एक वस्तु रखी हुई है, ये थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा रहता, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां से, ठीक है, यहां हो गया, फिर यहां से एक हमारा चला गया, ठीक है। अब यहां से डॉट लाइन, देखो यहां हमारा ए है और वी है, ये वस्तु है, यहां हमारा F1 है, तो यहां से आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हमारा वो है और यहाँ हमारा वस्तु बना है प्रतिबिंब, तो ये V डैश और A डैश है, ठीक है, और ये हमारा C है, ये L है, बस बन गया, तो हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व देख लो, क्वेश्चन जो कि हमारा जो क्वेश्चन था ना माय डियर स्टूडेंट, ये वाला कि 15 सेंटीमीटर, तो ये भी आप लोगों का हो गया ना सॉल्व। अब ये वाला अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो। देखो हमारा उपखंड खा आता है, उपखंड खा में क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से परिभाषा तथा उदाहरण समझाइए 2 नंबर, परिभाषा उदाहरण दोनों समझाए। उभयधर्मी ऑक्साइड, अगर आपने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में समझा दिया ना, सॉरी ऑक्सीकरण, नीचे उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक तो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का, एक ऑक्सीकरण का, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए 2 नंबर, ये यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 नंबर आपका यहां से क्लियर। और बहुत वायरल है 4 मार्च का विज्ञान का ये रियल पेपर समझ के तैयारी करना। 4 मार्च जो विज्ञान का पेपर है ना, बिल्कुल रियल समझ के तैयारी करना, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों का 2-2 नंबर क्लियर कर देगा, 4 नंबर आपका ये क्लियर करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि बताना है, समीकरण के साथ अच्छे से समझाना है, ठीक है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग लिखना है, विधि तो बताना ही है, साथ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा इनके जो यूज हैं, उपयोग हैं, ये भी लिखना है, तब आपको मिलेगा 4 नंबर। और लास्ट में आप लोगों से पूछा जाता है 7वां क्वेश्चन 6 नंबर के लिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बढ़ते तथा घटते क्रम को समझाइए। अगर 6 नंबर लेना है, पूरा हाइड्रोजन का बढ़ता क्रम घटता क्रम समझाओ, और विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है ये भी समझाओ, और पूरा अच्छे से समझाना है हाइड्रोजन के नीचे ऊपर तक। और फिर अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। ये नहीं आता तो ये टिप्पणी वाला तो आप लिख ही सकते हो, नहीं आता फिर भी लिख देना कुछ ना कुछ। रेडॉक्स अभिक्रिया, भाई रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को मिलाकर बनता है, सभी को पता है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको। साबुन की सफाई की प्रक्रिया एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण, देखो अगर आपने इसको कर दिया 2 नंबर मिल जाएगा, इसको कर दिया 2 नंबर मिल जाएगा, इसको कर दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। देखो आपको करना तो है ही ना, करना तो पड़ेगा। अब देखो ये तो आप लोगों ने कर लिया, अब हम लोग उपखंड का पे आते हैं, ये पूरा बायोलॉजी का होगा, और आप लोगों को जिस चीज में दिक्कत है वो बता देना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। और देखो इसमें पहला प्रश्न जो 8वां है, जाइलम तथा फ्लोएम में 4-4 अंतर लिखो। जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर होता है, कोई किसी को पता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बता दो, थोड़ा सा जान जाए हम भी, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता है तो आप एक काम करना, देखो जाइलम का क्या मतलब, नहीं पता तो लिखना तो है ही नहीं। जाइलम का मतलब जाइलम, जा आगे आया ना, जा, तो जा से जल, तो लिख देना ये पेड़ पौधों में जल का वहन करता है, मतलब जो पेड़ पौधों में जल का वहन करता है वो जाइलम कहलाता है, जाइलम ऊतक कहलाता है। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब एफ मतलब फूड, अब जो पेड़ पौधों में फूड यानी कि भोजन का वहन करता है वो क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। इतना तो आप लोग लिख ही सकते हो ना, जाइलम फ्लोएम के बारे में इतना तो लिख ही सकते हो, कि इतना भी नहीं लिख सकते। जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, ठीक है, एफ से फूड, इतना कर सकते हो ना जाइलम फ्लोएम के बारे में। जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े हम।
चलो ठीक है, कर लोगे। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन 9 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में माय डियर स्टूडेंट कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जल्दी से हमारे शरीर में जो है माय डियर स्टूडेंट कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 4 से 5 6 7 5 अंतःस्रावी। पहला पीयूष ग्रंथि, ठीक है, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा हमारा एंड्रिनल ग्रंथि, पांचवा थाइमस ग्रंथि, छठवां बस थाइमस। 5 ये ग्रंथि तैयार, 5 में से 4 ही आप लिख दो, बहुत है। 4 नंबर के लिए 4 ही लिख सकते हो, इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, कम भी। और फिर 10वां है पुष्प का नामांकित चित्र बनाए, इसके विभिन्न भागों व चक्रों का वर्णन करो। 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको देकर जाएंगे 12 नंबर। और फिर लास्ट में एक रहेगा उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जी अंगों को चित्र के साथ समझे। 6 नंबर नहीं आता तो मेंडल के 3 नियमों का उदाहरण से समझे। देखो मेंडल ने 3 नियम दिया था माय डियर स्टूडेंट। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगर ये 3 नियम कर दोगे, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैंने आप लोगों को 4 मार्च विज्ञान के लिए इतना ज्यादा वायरल पेपर समझाया ना, लगभग आपको सॉल्यूशन भी समझा दिया। थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो आपको 90% दिलाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को मैं यही कहूंगा, इतना ज्यादा लाइक करो, इतना ज्यादा शेयर करो कि यूपी के हर बच्चे, जितने भी स्टूडेंट साइंस का पेपर देने वाले हैं, सारे स्टूडेंट देख सके, क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है। तो इस वीडियो को खूब शेयर करना, खूब लाइक करना, खूब कमेंट करना। और जिस सब्जेक्ट पे चाहिए, मैथ पे चाहिए या साइंस पे चाहिए, इंग्लिश पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो हिंदी पे चाहिए या चित्रकला पे, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए वो कमेंट करना, मैं आपको उस सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना माय डियर स्टूडेंट, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।